स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ प्रियंका राय। म्हारो राजस्थान में सबसे पहले बात करौली कांड की, जिस पर नॉन स्टॉप सियासत जारी है। कल एक बार फिर बीजेपी का दल दौरा करेगा। फिर होगी बात ईआरसीपी की, जिसको कांग्रेस ने चुनावी हथियार बनाने का मन बना लिया है। साथ ही चर्चा करेंगे कांग्रेस के कलह की, जिससे पार्टी विपक्ष के खिलाफ पुरजोर तरीके से मोर्चा नहीं खोल पा रही। और बात करेंगे सबक सिखाने वाले सियासत की। और सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर से। करौली हिंसा को लेकर यह बड़ा अपडेट बता दे। करौली हिंसा के 11 दिन बीत चुके हैं। करौली में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। 14 अप्रैल तक के लिए कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। कल कर्फ्यू में ढील सिर्फ 4 घंटे ही दी जाएगी। सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी, यानी कि छूट रहेगी। ढील के दौरान सभी दुकानें खोल दी जाएंगी। जिला मजिस्ट्रेट और जिला कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत ने यह आदेश जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, करौली में कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही जो छूट दी जा रही थी उसको भी कम कर दिया गया है। कल सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। सभी दुकानें खुली रहेंगी। आवश्यक वस्तुओं की आप खरीदारी कर सकते हैं। तो कर्फ्यू को बढ़ा दिया गया है और साथ ही जो छूट दी गई थी, ढील दी गई थी, उसको कम कर दिया गया है। 14 अप्रैल तक अब करौली में कर्फ्यू रहेगा और इसके साथ ही जो छूट बढ़ा दी गई थी वो महज 4 घंटे ही रहेगी। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक कल कर्फ्यू में ढील दी गई है। इस दौरान आप बाजारों में निकल सकते हैं और जो भी जरूरी सामान आपको खरीदना हो उसकी खरीदारी कर सकते हैं। करौली हिंसा को 11 दिन बीत चुके हैं और 11 दिन बाद क्या कुछ अपडेट है ये आपको बता रहे हैं। करौली में लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। शांति बहाल करने के लिए यहां पर बड़ी संख्या में फोर्स की तैनाती की गई है। इसके साथ ही बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्फ्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और जो ढील दी जा रही थी, जिस दौरान लोग बाजारों में जाके सामान खरीद सकते थे, उसको भी कम कर दिया गया है। 14 अप्रैल तक अब करौली में कर्फ्यू लागू रहेगा। करौली में रैली के दौरान हिंसा और आगजनी हुई थी, जिसके बाद से करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, कर्फ्यू को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है और इसके साथ ही लोगों को जो छूट दी जा रही थी, रियायत दी जा रही थी, ढील दी जा रही थी, उसको एक बार फिर से कम कर दिया गया है। तो पिछले कुछ दिनों में देखने में आ रहा था कि लगातार ढील को बढ़ाया जा रहा था। इस बीच ये बड़ी खबर सामने आई है। करौली में किसने कॉन्स्पिरेंसी की? करौली को किसने सुलगाया? करौली पर क्यों हो रही है नॉन स्टॉप सियासत? 10 दिन हो गए हैं, दर्द धीरे धीरे भरने भी लगे हैं, लेकिन दंगों पर कब थमेगा दौरा पॉलिटिक्स? ये बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। वो तारीख थी 2 अप्रैल, जब करौली में हिंसा से हाहाकार मच गया। दंगों के दर्द से 10 दिन बीत गए हैं। अब शहर शांति पथ पर है, लेकिन हिंसा पर सुलगती सियासत आज भी जारी है। दंगों के बाद सियासी रोटियां सेकने के लिए नेताओं के दौरे जारी हैं। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और किरोड़ी लाल मीणा भी करौली पहुंचे। पीड़ितों से मुलाकात के बाद दंगों के बहाने कांग्रेस पर जमकर बरसे। करौली की घटना सुनियोजित घटना थी। दंगाइयों को परिचय दिया जा रहा है और गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी पहले ही बयान दे रहे हैं कि ये उत्तेजनापूर्ण नारे लगे थे। हिंडौन में रामनवमी की यात्रा क्यों नहीं निकलने दी? 600 लोगों को पाबंद कर डाला। सबको बुला बुला के धमका दिया। ये राम राज नहीं, रावण राज है। बीजेपी नेताओं की पॉलिटिकल विजिट बुधवार को भी जारी रहेगी। प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया युवा मोर्चे के अध्यक्ष के साथ करौली आएंगे। पीड़ितों के दर्द पर मरहम लगाएंगे, कांग्रेस पर निशाना साधेंगे। और इसलिए हम लोग हमेशा उन लोगों के साथ खड़े हैं जो पीड़ित हैं,
और इस लिहाज से कल हम लोग जाएंगे, उनको सुनने के लिए जाएंगे, दुख दर्द जानने के लिए जाएंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा हिंदू समाज की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस बात का संज्ञान युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी ने भी लिया है। बीजेपी के वार पर कांग्रेस की तरफ से मंत्री शांति धारीवाल ने कमान संभाली। बोले, दंगों पर सियासत करना तो बीजेपी वालों की फितरत है। जो चुनाव नजदीक आते जाएंगे वो ध्रुवीकरण के लिए इस प्रकार की घटनाएं करते रहेंगे। तो आपको लगता है आपके विकास कार्यों पर पर्दा डालने की एक साजिश है बीजेपी? और क्या, इसके अलावा है क्या? क्या है क्या? महंगाई है, दूसरी जो इश्यूज हैं जो कांग्रेस ने काम करवाए हैं। करौली दंगों के दर्द से उभरना चाहता है, लेकिन सियासी दौरे कर नेता बार बार जख्मों को कुरेद कर हरा कर रहे हैं। करौली को बार बार करहाने पर मजबूर कर रहे हैं। करौली दंगे की आग को नेता इसलिए सुलगाए रखना चाहते हैं ताकि उनकी राजनीति की रोटी सिकती रहे। इंसानियत शर्मसार हो तो इससे उन्हें कोई लेना देना नहीं। कैमरा पर्सन दिलीप चेची के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और रुक करेंगे अगली खबर का। अलवर से खबर है जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ। बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई। 4 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। कुशालगढ़ के पास ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर बस और ईंटों से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर हो गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उपचार की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो घायल हैं उनकी जिंदगियों को बचा लिया जाए। तो सड़क हादसा हुआ अलवर में, भीषण सड़क हादसा। हादसे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरें इस बात को बयां कर रही हैं कि कितना भीषण यह हादसा रहा होगा। आप देख सकते हैं जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उसके परखच्चे उड़ गए। इसके साथ ही बस में भी भारी क्षति पहुंची है और इस हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कुशालगढ़ के पास ये भीषण हादसा हुआ है। हादसे के बाद लोग मौके पर इकट्ठा हो गए और जल्द से जल्द ये कोशिश की गई कि जो घायल हैं, जिनकी जिंदगी बच पाई है, उन्हें अस्पताल पहुंचा दिया जाए। तो हादसे की तस्वीरें लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर हादसे के बाद पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंची। फिलहाल हादसा किन कारणों से हुआ इसकी जांच की जा रही है। पुलिस लगातार तफ्तीश में जुटी हुई है। तो अपडेट आपको बता दें और अपडेट के साथ सहयोगी राजेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या कुछ अपडेट? जी, इस बारे मामले में अपडेट ये है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जिनके शव मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं, जबकि 26 लोग इस पूरे हादसे में घायल हैं, जिनमें से कुछ गंभीर घायलों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। और मौके पर कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया, एसपी तेजस्वी गौतम और थानागढ़ के विधायक शांति मीणा मौके पर पहुंचे। और ये जो पूरा घटनाक्रम है करीब 4:30 से 5 बजे के बीच का बताया जा रहा है, जब रोडवेज बस अलवर से थानागाजी की तरफ जा रही थी और सामने की तरफ से ईंटों से भरा हुआ ट्रैक्टर ट्रॉली आ रही थी और आमने सामने की ये जो क्योंकि सरिस्का का इलाका था, वहां पर रोड टूटा हुआ था। ट्रैक्टर चालक ने अचानक जो गड्ढा था उसको बचाने के लिए ट्रैक्टर को मोड़ा। उसी दौरान तेज गति में आ रही बस जो है वो जा भिड़ी और इस दौरान यह हादसा हुआ। और हादसे में 3 लोगों की मौत हो चुकी है और 26 लोग घायल हैं, जिनमें से 1 दर्जन के आसपास लोग हैं वो गंभीर घायल हैं, जिनमें से कुछ लोगों को जयपुर रेफर किया जा रहा है। और अभी जो लोगों की जो मौत हुई है उनके ठीक है राजेंद्र, नजर बनाए रखिए, आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सवाई माधोपुर जिले में बैंक में दिन दहाड़े हथियारों की नोक पर लूटपाट की वारदात सामने आई है। घटना के बाद सवाई माधोपुर पुलिस ने पूरे जिले में नाकेबंदी करा दी है। बताया जा रहा है कि दोपहर के समय बामनवास उपखंड के कोयला गांव में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में कुछ बदमाश घुस गए। बदमाशों के हाथ में देसी कट्टे और पिस्टल भी थे। बदमाशों ने बैंक के अंदर ही हवाई फायरिंग शुरू कर दी, जिससे कर्मचारियों और उपभोक्ताओं में हड़कंप मच गया। इसके बाद बदमाशों ने बैंक से 5.5 लाख रुपए लूट लिए और मौके से फरार हो गए। तो तस्वीरें इस वक्त सामने आई हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहा है, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर देखिए किस तरीके से बदमाश बेखौफ हैं, दिन दहाड़े बैंक में घुसते हैं, लूटपाट को अंजाम देते हैं और बड़े ही आराम से मौके से फरार हो जाते हैं। तो फिलहाल पुलिस ने मामले पर संज्ञान ले लिया है।
ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी गिरिराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गिरिराज, क्या कुछ अपडेट है मामले पर? जी देखिए, जिस तरीके से जो वारदात घटी हुई है पूरी तरीके से एक फिल्मी स्टाइल के अंदर ये जो पूरी जो वारदात है लूटपाट की, ये घटना यहाँ पर बामनवास के कोयला बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा के अंदर यहाँ पर ये लूटपाट की घटना घटित हुई और 5 बदमाश इसके अंदर शामिल बताए जाते हैं। एसपी से मिली जानकारी के अनुसार संपूर्ण जो जिले में नाकाबंदी करवाई गई है और यहाँ तक ये भी बताया जा रहा है, पुलिस सूत्र ये भी बता रहे हैं कि ये जो 5 जो बदमाश है इनकी कहीं न कहीं जो पहचान है वो भी पुलिस के द्वारा की गई है। तो ऐसे में पुलिस के पास में उनकी पहचान की जानकारी होना यही अपने आप में एक बड़ी जो बात है वो कही जा सकती है। तो ऐसे में जो पुलिस है वो लगातार इनके जो संदिग्ध ठिकाने हैं वहां पर लगातार दबिश दे रही है। पुलिस की टीमें गठित की गई है जिसके चलते धरपकड़ के जो प्रयास हैं वो भी तेज किए गए हैं और सीसीटीवी फुटेज है वो पूरी तरीके से खंगाले जा रहे हैं। एक एक घटना के जो बिंदु हैं उन पर गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। जैसा कि आपने बताया कि बदमाशों की पहचान कर ली गई है, तो क्या ये माना जाए जल्द ही जो बदमाश है वो पुलिस की गिरफ्त में होंगे? क्या कुछ कहना है पुलिस का इस पर? जी देखिए, पुलिस अधिकारियों से हमारी वार्ता हुई है, उनका यही कहना है कि इस घटना में जो भी संलिप्त जो आरोपी हैं उनकी धरपकड़ जल्द से जल्द शीघ्रतापूर्ण की जा सकेगी और पूरी घटना का प्रकाश भी जल्द हो सके। तमाम जानकारियों के लिए और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। नाले में 4 लोगों के गिरने की खबर सामने आ रही है। जैसलमेर से यह खबर है जहां पर 4 लोग नाले में गिर गए। पलक झपकते ही 4 लोग नाले में गिरते हुए नजर आए हैं। बाबा बावड़ी इलाके में दुकान का ये वीडियो बताया जा रहा है। तो 4 लोग यहां पर खड़े हुए थे, इसी दौरान पलक झपकते ही ये चारों लोग नाले में जा गिरे। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर 4 लोग नाले के ऊपर खड़े थे और ये देखिए किस तरीके से अचानक से ये नाला टूट जाता है और जो 4 लोग हैं वो नाले के अंदर चले जाते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ये तस्वीरें देखिए, बड़ी लापरवाही है प्रशासन की जहां पर 4 लोग नाले के ऊपर खड़े होते हैं और अचानक से भरभरा कर ये जो नाला है वो नीचे धंस जाता है। 7 अप्रैल रात 9:33 की ये घटना बताई जा रही है जिसका अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है। ये सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं, लेकिन पूरे हादसे में राहत की बात यह है कि जो 4 लोग अंदर गए थे उन सभी की जान बचा ली गई है। चारों लोग सुरक्षित बताए जा रहे हैं। तो जैसलमेर से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं सबसे पहले न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है और कई बड़े सवाल भी खड़े होते हैं। हालांकि राहत की बात है कि चारों लोगों की जान बच गई है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ऐसे में कोई हादसा भी हो सकता था। और यहां वक्त हो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी ईआरसी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। प्रदेश के नेताओं के बयानों में इन दिनों बदले का भाव भी दिखने लगा है। बीजेपी के नेता सत्ता में आने पर अधिकारियों को सबक सिखाने तक की बात करने लगे हैं, तो कांग्रेस नेताओं के बयानों को आधार बनाकर उन्हें घेरने में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और कुंभलगढ़ विधायक के बयानों पर बवाल मचा है। सीएम से लेकर सरकार के मंत्री तक अब पलटवार करने में जुटे हैं। फिर निकला फोन टैपिंग का जिन। फोन टैपिंग की लड़ाई अब ब्यूरोक्रेसी पर आई। सबक सिखाने वाली सियासत। मुख्यमंत्री के इशारे पर फोन टैपिंग कराने वाले प्रार्थना करें कि मेरा वक्त ना आए, यदि आ गया तो 5 IAS IPS को जेल कराऊंगा। एक ही दिन गुजरा था कि कुंभलगढ़ से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जमकर लताड़ा। उन्हें बाड़मेर जैसलमेर तबादला करने की धमकी तक दे डाली। कौन कौन कर्मचारी है भाजपा पार्टी का जनप्रतिनिधि परेशान करे या कार्यकर्ता ने परेशान करे तो आप प्राइवेट बैंक में डायरी अगर रखो और बड़ा डायरी में नाम लिखो। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने ब्यूरोक्रेसी के बहाने सबक सिखाने वाली सियासत का आगाज किया, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उसी बोखलाट के अंदर अब क्या करें, तो ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, डैमेज कंट्रोल करने के लिए कह दिया IPS IAS को, वो बेचारे क्या करें। बेईमानी तुमने करी, सरकार गिराने का षड्यंत्र तुमने किया। तुम जोधपुर के MP हो और जोधपुर के MLA मैं हूं,
मुख्यमंत्री, तुम इतनी शर्म नहीं आई कि जोधपुर का मुख्यमंत्री बना हुआ, क्यों मैं हटाऊं उसको? बताइए आप, इतना बेशर्म आदमी है। मुख्यमंत्री ने मोर्चा संभाला तो मैदान में गहलोत के मंत्री भी कूद पड़े। शेखावत के बयान को कांग्रेस प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी को धमकी बताकर प्रचारित करके एक तीर से कई निशाने साधने में जुटी है। असल में जो यहाँ की एसओजी ने ये कहा कि भाई आप आकर के अपना सैंपल दे दो, वॉइस सैंपल दे दो। अब वो आ नहीं रहे तो कहीं ना कहीं उस बात को छुपाने के लिए कुछ तो कहेंगे कि मैं आइए, मैं आऊँगा तो ये कर दूंगा और वो कर दूंगा। असल बात तो वही है ना। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी अच्छा काम कर रही है, और राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी को इस तरीके से धमकाना ये किसी भी तरीके से शोभनीय नहीं है। उनके जो कृत्य हैं, उन कृत्यों को उजागर करे तो उनका दुश्मन हो। कांग्रेस गजेंद्र सिंह शेखावत को घेरने में जुटी है तो बीजेपी पूरी मजबूती के साथ शेखावत के साथ खड़ी है और उनके बयान को सही ठहरा रही है। अब उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में कहा मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये बात तो सही है कि राजस्थान की सरकार ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नौकरशाही का अपने हित में दुरुपयोग किया है। उनको बदनाम करने की भी कोशिश की है और उनको एक माध्यम बनाया है उनसे अनैतिक काम कराने का, उनसे असंवैधानिक काम कराने का, उनको दुरुपयोग करने का। उदाहरण साफ दिखता है कि वो पुलिस के मुखिया गृह मंत्री हैं और पुलिस को जिस तरीके से उन्होंने इंगेज किया है अपनी कुर्सी को बचाने के लिए, लोगों को, कांग्रेस के लोगों को अनैतिक रूप से लाभ पहुंचाने के लिए, तो इंस्ट्रूमेंट बन के रहेगी ब्यूरोक्रेसी। जाहिर है मिशन 2023 नजदीक है, लिहाजा ऐसी बयानबाजी में भी सियासी संदेश तो छिपे ही होते हैं। शेखावत के बयान से भी जाहिर है कि वो अपने विरोधियों को साफ साफ बता देना चाहते हैं कि उन्हें हल्के में ना लिया जाए। मुख्यमंत्री की रेस के वो भी गंभीर दावेदार हैं। वैसे भी कहा जाता है सियासत मौका मिलने पर बदला भी लेती है और वक्त के मुताबिक बदल भी जाती है, और अभी प्रदेश में तो सबक सिखाने वाली सियासत चरम पर है। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए बाबूलाल धायल की रिपोर्ट। वहीं बीजेपी ने गहलोत सरकार पर कोरोना काल के दौरान केंद्र की मदद की अनदेखी करने के आरोप लगाए हैं। जयपुर में बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर हमला बोला। देवनानी ने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने वैक्सीन डोज बर्बाद किए और केंद्र को बदनाम करने की कोशिश की। टीका स्वदेशी 2-2 बनकर के तैयार हुए और बाकी टीके कोई 23 साल बाद आया, कोई 54 साल बाद आया, कोई 83 साल बाद आया। इस प्रकार मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ के वैज्ञानिकों ने जो टीका तैयार करके केवल भारत के नागरिकों को नहीं, 130 करोड़ को, विश्व के लोगों को जो टीका दिया, मैं समझूँ एक अद्भुत प्रयास था जिसमें हम लोग सफल हुए और इस कारण से हम विश्व हमारी सराहना भी कर रहा है। ऐसे समय विपक्षी दलों को भी जबकि कोऑपरेट करना चाहिए था, सहयोग करना चाहिए था, ताकि हमारी जनता को हम स्वस्थ रखें। इसमें सब एकमत होनी चाहिए। सरकारें तो आएंगी और जाएंगी, लेकिन सब हम जनता को स्वस्थ रखें। लेकिन ऐसे समय भी रोड़े अटकाए गए, चाहे वो अखिलेश के द्वारा अटकाए गए, चाहे आनंद शर्मा के द्वारा अटकाए गए, चाहे चिदम्बरम के द्वारा अटकाए गए, चाहे राहुल गांधी के द्वारा अटकाए गए, चाहे शशि थरूर के अटकाए गए, हमेशा इसकी गुणवत्ता पर संदेह लोगों के बीच पैदा करते रहे ताकि वो न लगाएं, और एक और हम लगाने के प्रयत्न थे। उधर सीएम अशोक गहलोत सभी बजट घोषणाओं को अमली जामा पहनाना चाहते हैं, लेकिन खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग से संबंधित एक बजट घोषणा पूरी तरह से केंद्र सरकार की मेहरबानी पर निर्भर है। केंद्र सरकार जब तक एनएफएससी के तहत सीलिंग नहीं हटाती तब तक 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने की घोषणा पूरी नहीं हो सकती। विभाग के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि सीलिंग बढ़ाने को लेकर सीएम गहलोत केंद्र को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। राजस्थान की सरकार ने उनसे रिक्वेस्ट की कि भारत सरकार, हमने जो नाम काटे हैं और जो हमारे लोग गेहूं उठाते नहीं हर महीने, वो गेहूं बांटने की हमें परमिशन दे दो। वो कह रहे नहीं, जिनका नाम जो दर्ज है हम तो उसी के नाम से देंगे। तो मान लीजिए 30 लाख लोग हर महीने गेहूं नहीं लेते हैं और एक नीडी आदमी वहां जाता है, साहब मैं भूखा हूं, मुझे गेहूं दो। तो हमारी अधिकारियों ने वहां पर प्रेजेंटेशन दिया और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने पत्र लिखकर कहा कि साहब आप इनको परमिट कर दो, जो बाकी 30 लाख लोग हैं, यदि आप मान लीजिए हर महीने कोई आदमी नीडी आ रहा है तो उसको मिल जाए। उस पर भी उन्होंने परमिट नहीं किया।
बजट घोषणा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने की और कहा कि 10 लाख परिवारों को खाद्य सुरक्षा गारंटी कानून में जोड़ा जाएगा। तो जल योजना पर जंग जारी है। आरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य सरकार देखने को मिल रहा है। महेश जोशी का गजेंद्र सिंह पर हमला देखने को मिला। गजेंद्र सिंह इस्तीफा क्यों नहीं देते, जोशी ने यह बयान दिया है। कल से 13 जिलों में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। ईआरसीपी पर जंग का दंड आखिर कब होगा? इस्तीफा क्यों नहीं देते? अब देते क्यों नहीं इस्तीफा? सारी समस्याओं का ही समाधान हो जाएगा। कथनी करनी साबित करो। लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, उन्होंने दावा भी किया है। कथनी करनी में अंतर, ये तो कथनी करनी का अंतर तो साफ ही दिख रहा है। घोषणा की थी राजनीति से संन्यास लेने की, इस्तीफा देने की, देते क्यों नहीं इस्तीफा? 13 जिलों की प्यास बुझेगी। 40% आबादी को लाभ होगा। 2 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी, 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा। 13 जिलों की प्यास बुझेगी। पीएम के खोखले दावे, इतनी बड़ी बड़ी बातें, इतने बड़े बड़े दावे, ये पूरी संवेदनशीलता के साथ में आपकी लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जो प्रस्ताव भेजा है, हम उस पर सकारात्मक निर्णय लेंगे। ये सकारात्मक निर्णय कि आज तक प्रधानमंत्री जी को किसने याद ही नहीं दिलाया। ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी ईआरसीपी पर केंद्र बनाम राज्य की जंग का एंड नजर नहीं आ रहा है। राज्य की सबसे बड़ी जल योजना को लेकर एक बार फिर जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह पर जमकर निशाना साधा। यहाँ तक कि गजेंद्र सिंह को असफल मंत्री तक बता डाला। गजेंद्र सिंह असफल मंत्री, एक असफल जल शक्ति मंत्री हैं जो अपनी ईगो में, जो अपने पूर्वाग्रहों में, जो अपने आत्ममुक्ता में इतने उलझे हुए हैं कि उन्हें अपने आगे कुछ नजर नहीं आता। मंत्री महेश जोशी ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएंगे और जरूरत पड़ी तो आंदोलन भी करेंगे। ये इनके इन प्रकार घुमा फिरा के वो इस मुद्दे से ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा, हम इस मुद्दे को लेकर अभियान चलाएंगे, जरूरत पड़ी तो आंदोलन करेंगे। अब जरा उस ईआरसीपी को समझिए जिस पर केंद्र और राज्य में जमकर वार हो रहा है। 40% राजस्थान की प्यास बुझाने वाला प्रोजेक्ट, नदियों बांधों को जोड़ने वाली 1268 किलोमीटर लंबी नहर, 13 जिलों में पेयजल और सिंचाई का संकट खत्म होगा। देश में नदियों को जोड़ने वाली सबसे बड़ी परियोजना। ईआरसीपी परियोजना की लागत 38,000 करोड़ रुपए। राष्ट्रीय योजना बनाने पर केंद्र से मिलेगी 90% मदद। सीएम ने प्रोजेक्ट पर राज्य से 9,600 करोड़ की घोषणा की। ईआरसीपी में अभी तक केंद्र सरकार का कोई योगदान नहीं। जल योजना जनता से जुड़ी है, 13 जिलों की प्यास बुझेगी, इसलिए कांग्रेस ईआरसीपी को लेकर कमर कस चुकी है। ईआरसीपी को लेकर कांग्रेस कल करेगी प्रदर्शन। कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे से धरना प्रदर्शन होगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री का इस्तीफा मांगा जाएगा। जिले के सभी प्रमुख और वरिष्ठ नेता धरने में शामिल होंगे। इसे लेकर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट किया है। मोदी सरकार द्वारा ईस्टर्न राजस्थान कैनाल को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं करने और जनता से वादा खिलाफी और विश्वासघात करने के विरोध में कल यानी 13 अप्रैल को प्रदेश कांग्रेस पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में प्रदर्शन करेगी। ईआरसीपी हक है हमारा और इसको लेकर रहेंगे हम। #ERCP नेशनल प्रोजेक्ट बनाओ। राज्य और केंद्र के बीच ये जंग जोरों पर है। अब देखना ये होगा कि ईआरसीपी वाली इस जंग का दी एंड कब होता है। दिनेश शर्मा, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे।